हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल से रिलेटेड, और यहाँ पे अपन पढ़ रहे होंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स और उसके साथ में ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इनइक्वालिटीज। तो दो पोर्शंस में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पूरा चैप्टर आपका दो पार्ट्स में है। एक पूरा पोर्शन है आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, ठीक है, दो ट्रायंगल्स के बीच कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब क्या है, इन सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे। कॉन्ग्रुएंस का इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे लिए, उस चीज को समझने का, ठीक है। इससे रिलेटेड अपन चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पोर्शन हमारा होगा जिसमें हम ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इनइक्वालिटीज के बारे में और रिलेटेड क्वेश्चंस, एप्लीकेशंस, इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस किसको कहेंगे, ट्रायंगल्स की बात अभी हटा दीजिए, अभी सिर्फ हम ये सोचने की बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्या चीज होती है, ओके। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब है, अब देखा जाए नॉर्मली तो ये चैप्टर जो है हमारा, इसमें कॉन्ग्रुएंसी वाला जो पार्ट है खास करके उसमें कई बार स्पेसिफिकली देखें तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स को पर्सनली प्रॉब्लम तो आती है ना। कई लोगों को सबसे टफ भी चैप्टर्स में से लगता है, ठीक है। तो अपन ट्राई करेंगे जितना हो सके इसको ईज डाउन करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें और तो ऐसी भी होंगी जिनको आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप देखोगे कि कहाँ पे क्या चीजें अप्लाई करी जाए जिससे हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल सकने के चांसेस होंगे। तो ये तो थोड़ा इंट्यूशन वाला है, और इंट्यूशन वाली चीजें आपको तभी आती हैं जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ग्रुएंस वर्ड क्या चीज होती है। तो कॉन्ग्रुएंस कहने का मतलब होता है कि दोनों एग्जैक्टली, मतलब दो चीजें अगर कॉन्ग्रुएंट हैं या फिर एक चीज दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एक तरीके से कि अगर हम एक चीज की शेप साइज देखें, वो दूसरे वाले की शेप और साइज से परफेक्टली मैच करनी चाहिए। पहले वाले की शेप साइज दूसरे वाले की शेप साइज से परफेक्टली मैच करनी चाहिए, दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ठीक है। दोनों अगर एग्जैक्टली सेम होने का मतलब क्या है, दोनों एग्जैक्टली सेम होने का मतलब है, आप इस तरीके के एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए आपके A4 साइज पेपर्स होते हैं, A4 साइज पेपर छोड़िए, आप एक कॉपी के पेपर्स, किसी एक कॉपी का पेपर उठा लीजिए, ठीक है, 2 पेजेस। अगर दोनों पेजेस को ऐसे हमने अलग अलग रख दिया, मान लीजिए, ठीक है, एक ये पेज है मान लीजिए, पेज 1, और एक और हमने लगा दिया पेज 2, ठीक है। तो अब पेज 1 और पेज 2 जो होते हैं, ठीक है, दो अलग अलग पेजेस, अगर मैं एक पेज को उठा करके दूसरे के ऊपर रख दूं, ठीक है, एक पेज को उठा करके ऐसे ही एग्जैक्टली दूसरे के ऊपर रख दूं, तो क्या होगा, तुम ये कहने लग जाओगे कि भाई ये दोनों पेजेस, दो पेज, मतलब यहाँ पे रख तो मैंने 2 पेजेस दिए, लेकिन फिर भी जब मैं फ्रंट व्यू से ऐसे देख रहा हूँ या बैक व्यू से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा कि भाई ये तो दोनों, मतलब ये एक ही पेपर रखा हुआ है, क्योंकि भाई एक के ऊपर दूसरा एग्जैक्टली सेम दिख रहा होगा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा भाई पीछे कुछ है कि नहीं है। पीछे कुछ होने की जरूरत, अगर मतलब पीछे कुछ होगा ये कब पता चलेगा, जब कुछ यहाँ से बाहर झांक रहा है, कुछ इधर से बाहर निकला हुआ है, ऐसा रहे तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ ये दोनों दो अलग अलग चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। लेकिन अगर कोई चीज इस तरीके से बिल्कुल ऐसे रख दी जाए तो आपको क्या लगेगा कि भाई ये तो दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। दोनों चीजें आपकी, मतलब दो चीजें आपको दिखेंगी नहीं, आपको दिखेगा ये कि एक ही चीज रखी हुई है ना। एक पेज को उठा करके हमने दूसरे पेज के ऊपर रख दिया, ठीक है, इस तरीके से उठाया और ऐसे ही रख दिया, ये नहीं कि अब इसको रोटेट करके रखने लग गए, ऐसा नहीं। एग्जैक्टली उठा करके अगर हमने रख दिया तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ दो नहीं बल्कि एक ही चीज रखी हुई है। क्यों ऐसा पता चलेगा, क्योंकि पहले वाले का, कोई भी पहला कह लो कोई भी दूसरा कह लो, चलो यहाँ पे जैसा लिखा है, तो ये दूसरा वाला जो पेज था इसकी शेप और साइज ने पहले वाले पेज की शेप और साइज को एग्जैक्टली कवर कर लिया, ठीक है। चाहे फ्रंट से देखें चाहे बैक से देखें, दोनों साइड से आपको चीजें सेम ही दिखेंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी शेप और साइज सेम थी। इवन अगर हम कहें तो इस पेज का अलग अलग अगर देखें तो इस पेज की जितनी थिकनेस होगी इसकी थिकनेस भी वही होगी, दोनों की थिकनेस भी सेम ही होगी, बहुत कम होगी, लेकिन जो भी थिकनेस होगी वो भी कैसी होगी, सेम ही होगी। ये बात ठीक थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बैठती हैं, ठीक है। तो ये आपका पेज 1 और पेज 2, इनके थ्रू मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है कि ये दो ऐसी चीजें हैं
जो कि एग्जैक्टली सेम शेप और साइज की हैं। अब एग्जैक्टली शेप सेम और साइज होने मतलब एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज होने की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हम बोलेंगे कि दोनों पेजेस एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, या फिर इन दोनों एक तरीके से ऑब्जेक्ट्स में कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में कॉन्ग्रुएंस है। तो सबसे पहले हमने कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मीनिंग समझा यहाँ पे कि कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि दोनों दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, जबकि आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट्स इस तरीके के हों कि एक की शेप और साइज दूसरे की शेप और साइज से बिल्कुल आइडेंटिकल हो। ठीक है, एक की शेप एंड साइज दूसरे वाले की शेप एंड साइज के एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि दोनों फिगर्स जो है वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब की जो टर्मिनोलॉजी है एक की, मतलब अगर हम इसको उठा करके इसके ऊपर रखें तो ये डायरेक्टली हम इंग्लिश वर्ड इसके लिए जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सुपरपोज। ठीक है, हम एक तरीके से पेज 1 या पेज 2 उठा करके पेज 1 के ऊपर जो रख रहे हैं इस चीज को बोलते हैं हम सुपरपोज। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट या फिर दो अगर ऐसे फिगर्स हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, दोनों की शेप और साइज सेम है, तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे कि एक फिगर को दूसरे वाली फिगर के ऊपर जब आप सुपरपोज कराओगे तो उससे, ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगी, है ना, दोनों ऑलमोस्ट नहीं बल्कि दोनों एग्जैक्टली 1 हो जाएंगी। तो ऐसी केसेस में हम दोनों फिगर्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। समझ गए? तो अगर मान लीजिए जैसे कैसा भी हो, मतलब कुछ भी अजीब सा शेप बना रखा है हमने, ठीक है, और एक को उठाया और दूसरे के ऊपर रख दिया, दो अलग अलग शेप्स थे, एक को उठाया दूसरे के ऊपर रख दिया, ठीक है, अगर देयर इज अ पॉसिबल वे कि हम ओवरऑल दोनों को एक बना सकें, ठीक है, दोनों को ओवरऑल एक बना सकें, तो ऐसे केसेस में हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने ये टर्मिनोलॉजी बता दी आपको कि एक को दूसरे के ऊपर रखना, इसको क्या बोलते हैं, सुपरपोज कराना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपरपोज कराना। अब जैसे मान लीजिए और भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 5 रुपए की आपकी कोई भी कंपनी उठा लीजिए, सपोज डेयरी मिल्क की चॉकलेट मिलती है ना, तो अब 5 रुपए की जितनी भी डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स मिलेंगी वो सारी की सारी जैसी भी होंगी वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी। ठीक है, एक को उठा करके दूसरे के ऊपर ऐसे अगर रखते जाओ तो ऐसे उसका फ्रंट मतलब ऐसे इकट्ठा कर दिया हमने, तो देखो आप पहले वाला बिल्कुल सेम होगा दूसरे वाले से, दूसरा वाला बिल्कुल सेम होगा तीसरे वाले से, मतलब जितनी भी चॉकलेट्स होंगी बिल्कुल शेप साइज थिकनेस सब उनकी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कॉन्ग्रुएंसी का आप एग्जांपल देख सकते हो कि वो सारी चॉकलेट्स आपस में कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब ये समझिए कि कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी का हमारी लाइफ में क्या प्रैक्टिकली चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे आप सपोज घर बन रहा है ना, घरों में इतनी सारी ईंटें लगती हैं, वो सारी ईंटें आपकी कैसी होती हैं, वो सारी ईंटें आपकी कैसी होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं शेप और साइज में। ऐसा नहीं होता ना भाई इतनी सारी ईंटें लगनी है, एक बड़ा लगा दिया एक छोटा लगा दिया, ऐसे करके तो नहीं बनाते अपन, सब आइडेंटिकल शेप और साइज की ही रखते हैं। मतलब एक तरीके से कहें कि वहां पे भी हम कॉन्ग्रुएंस यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को ही यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स को ही यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं ना कि एक इस अलग साइज की ब्रिक लगा दी, बगल में उसके अलग साइज की ब्रिक है, फिर वापस से पहले वाली आ गई, ऐसा तो होता नहीं, सेम साइज के हम ब्रिक लगाते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब चीजें आपके पास कॉन्ग्रुएंट रहती हैं, ठीक है, जब चीजें आपके पास कॉन्ग्रुएंट रहती हैं तो मिल करके आपके एक स्टेबल सिस्टम को एस्टेब्लिश करती हैं। आपका सिस्टम कैसा हो जाता है, उनकी हेल्प से जो क्रिएट होता है वो एक स्टेबल सिस्टम हो जाता है। ठीक है, अब आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, जैसे सेम साइज की अगर ब्रिक रहेगी तो एक के ऊपर एक हम रखते गए तो वो क्या होंगी, सही तरीके से स्टैक्ड होंगी प्रॉपरली, उस स्ट्रक्चर में मतलब एक सही तरीके से वो फिट हो जाएंगे, या फिर कह लीजिए ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, सही तरीके से वो सिस्टम आपका स्टेबल होगा। अब एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है, ऐसे करके लगाएंगे तो क्या होगा, सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा, सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो
तो भाई इतनी सारे ऑब्जेक्ट्स हमने यूज किए घर बनाने में, लेकिन उनको कॉन्ग्रुएंट टाइप का ही यूज किया बिकॉज दैट विल गिव अस स्टेबिलिटी। तो आप ऐसे कह सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स जब होते हैं तो उनसे मिलकर के हमें स्टेबिलिटी सिस्टम को मिलती है ना। आप इस चीज को ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे आप पुल देखते हो, है ना, पुल बना हुआ होता है, आप जैसे ये ऐसा पुल है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से उसका व्यू दिखता है फ्रंट वाला, है ना, ऐसे करके दिखता है, आप इधर सामने से देख रहे हो तो इसी तरीके का आपका व्यू दिखता है। जैसा ये बार होता है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी बार, वैसे ही यहाँ पे बार, वैसे ही यहाँ पे बार, बिल्कुल सेम बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता ना कि यहाँ पे ये ज्यादा बड़ा है, ये छोटा हो गया, फिर ये बड़ा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो उसका भी रीजन यही है कि ये सारे अगर बार्स जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर अगर आपका कॉन्ग्रुएंट बनेगा तो ये सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, सिस्टम स्टेबल चाहिए, और इसके लिए हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंस का यूज किया जाता है। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए आप कॉन्ग्रुएंस का यूज करते हो, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक। अब ज्योमेट्रिकल चीजों पे आते हैं, ठीक है। अब मैंने अगर आपसे ये कहा कि दो फिगर से आपकी कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगी, जब एक को उठा करके दूसरे के ऊपर रखूं और वो दूसरे वाले को एग्जैक्टली पूरा कवर कर ले, ठीक है, एग्जैक्टली ओवरलैप करे बल्कि कह लीजिए, या फिर मतलब समझ पा रहे हो, सुपरपोज कराने पे वो दोनों एग्जैक्टली सेम हो जाएं, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि आपका एक ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल आपके दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि जैसा इसका शेप और साइज है वही इसकी भी शेप और साइज होनी चाहिए। मतलब अगर इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ABC और इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया PQR, तो दोनों की एग्जैक्टली साइज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। शेप, साइज, सारी चीजें उनकी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मतलब इट इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ इक्वल, बट ज्योमेट्रिकल टर्म्स में या फिगर के टर्म्स में हम कभी ये नहीं कहते फिगर 1 इज इक्वल टू फिगर 2, ये नहीं कहते हैं। हम ये बोलते हैं फिगर 1 एंड फिगर 2 आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो जो इक्वालिटी वाली बात होती है ना, वही बात यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट में आती है, ठीक है। वहां इक्वल कहने का कोई सेंस नहीं बनता, फिगर 1 फिगर 2 के इक्वल है, क्या चीज में इक्वल है, दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम है, बट किस तरीके से सेम है ये मैटर करता है, ठीक है। तो उसी चीज के लिए हम कॉन्ग्रुएंसी समझते हैं। अब ये अगर हम कहते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो मतलब हमेशा दो चीजें होंगी जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, भाई एक और ट्रायंगल ऐसा ही बना लें, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होगा कि जब इसको उठा करके हम इसके ऊपर रखें, ठीक है, तो हमारे पास सारी चीजें सेम मिलनी चाहिए, जैसे इसकी थी वैसे इसकी भी मिलनी चाहिए, तभी हमारा फ्रंट व्यू दोनों को मिला करके एक ही शो करेगा, बैक व्यू भी दोनों को मिला करके एक ही शो करेगा, है ना। तो जरूरत क्या है कि ये जो एंगल्स हैं आपके, ये तीनों, है ना, वही यहां पे भी क्रिएट हो, ये सारे एंगल्स आपके जितने यहां पे क्रिएट हो रहे थे वही एंगल्स यहां पे भी क्रिएट हो, तभी तो उनका स्ट्रक्चर सेम बन पाएगा, ठीक है। तो आपके पास रिक्वायरमेंट हो गई कि आपके तीनों जो एंगल्स हैं, ठीक है, एंगल्स आपके कैसे होने चाहिए, ऑल थ्री एंगल्स शुड बी सेम इन ABC एंड PQR, ठीक है। और उसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट हो गई कि भाई ये जो साइड्स है ना, इनकी भी लेंथ तो बराबर होनी चाहिए, भाई एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया तब तो एग्जैक्टली कवर नहीं करेगा। तो शेप और साइज सेम रखने के लिए हमारे पास एंगल्स एज वेल एज थ्री साइड्स जो होते हैं वो सभी आपकी सेम होनी चाहिए, जितनी लेंथ यहाँ पे आ रही है उतनी ही यहाँ पे भी साइड की लेंथ आए, ठीक है। और एंगल्स भी आपके कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ऑल द एंगल्स एंड ऑल द लेंथ ऑफ साइड शुड बी सेम, ठीक है, तभी वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करेंगे। तो ये हमारे तो मतलब हो गया कि कॉन्ग्रुएंट या फिर कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स का मतलब कि दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या सिर्फ ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? नहीं, कुछ भी हो सकता है। हमने पहले ही बोला कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब और क्या हो सकता है, तो क्वाड्रिलेटरल भी, अगर उनकी सारी साइड्स और सारी एंगल्स सेम हो गई तो दो क्वाड्रिलेटरल्स भी कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट तो बस यही है कि एक को उठा करके दूसरे पे रखा और वो सुपरपोज कराने पे एग्जैक्टली सेम मिले, ठीक है।
अब थोड़ा सा इस चीज को भी देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए दो लाइन सेगमेंट्स हैं, है ना, दो लाइन सेगमेंट्स हैं, एक मान लीजिए इस तरीके से AB और एक और मान लीजिए आपके पास ऐसे ही है CD। अब अगर मुझसे कहा जाए कि AB और CD दोनों आपके कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, या फिर AB और CD दो आपके कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स हैं, तो इसका मतलब मैं क्या समझ पाऊंगा, इसका मतलब मैं ये समझ पाऊंगा कि भाई लाइन में क्या क्या चीजें होती है, लाइन सेगमेंट में मतलब एक लेंथ होती है और एक होता है उसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का तो यहाँ पे कोई खास इश्यू है नहीं। हम ये चीज देख सकते हैं कि अगर AB सेगमेंट की लेंथ CD सेगमेंट की लेंथ के बराबर हो गई, AB सेगमेंट की लेंथ अगर आपकी CD सेगमेंट की लेंथ के बराबर हो गई और दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको उठा करके अगर मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, ठीक है, तो दोनों आपस में कैसे आएंगे, सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्योंकि एक को दूसरे के ऊपर रख दिया हमने, सेम लेंथ अगर दोनों की है, ठीक है। अगर AB आपका लेंथ CD के बराबर है तो आप बोल दोगे कि भाई ठीक है, ये आपके कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों सेगमेंट्स आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा, कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स के अलावा आपके पास अगर दो लाइंस को कॉन्ग्रुएंट बोला जाए तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि यहां पे तो आप लेंथ्स को कंपेयर कर सकते थे, बट लाइन की बात अगर हम करें तो लाइन तो आपकी दोनों डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, ये भी दूसरी लाइन है, दोनों डायरेक्शन में आपकी लेंथ तो बढ़ाती जाएगी। तो दो लाइंस को हम आपस में कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलते हैं, लाइन सेगमेंट्स को बोल सकते हैं अगर उनकी लेंथ बराबर है, ठीक है। तो ये चीज को भी लिख लीजिएगा कि टू लाइंस आर नेवर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि उनकी लेंथ के बारे में हम कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं जनरेट कर सकते। तो टू लाइंस आर नेवर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ठीक। तो ये ऐसे ही हमने कहा कि ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट करेगी, लाइन सेगमेंट्स में कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट करेगी, आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल्स वगैरह है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है उनमें कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट करेगी, बट लाइंस के बारे में हम नहीं कह सकते, बिकॉज लाइन की लेंथ जो जैसे यहाँ AB और CD आपकी प्रॉपर लेंथ है, यहाँ पे आपके पास वो प्रॉपर लेंथ डिफाइंड नहीं है और इस वजह से आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते और इसी वजह से हम उन दोनों लाइंस को आपस में कॉन्ग्रुएंट भी नहीं बोल सकते, ठीक है इतना। नेक्स्ट चीज आती है कि भाई अब इस चीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हम ऐसा नहीं कर देंगे कि जैसे मान लीजिए कि मतलब हम बात करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी का एक तरीके से जो सिंबल होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, वो कैसा आएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे ये मान लीजिए आपका AB है और दूसरी लाइन आपकी सेगमेंट CD है ना। AB और CD दोनों की लेंथ सपोज 5.2 सेंटीमीटर थी, है ना, दोनों की लेंथ 5.2 सेंटीमीटर थी, तो दोनों बराबर की लेंथ थी और इसलिए हमने बोल दिया कि AB इज इक्वल टू CD, लेंथ AB इज इक्वल टू लेंथ CD, दैट इज करेक्ट, ठीक है। इधर यहाँ पे ऐसा लिखा है लेंथ AB इज इक्वल टू लेंथ CD, तो ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हम बोल देंगे कि AB और CD दोनों लाइनें आपस में बराबर है, ऐसा सीधा AB इक्वल टू CD नहीं बोल देंगे, ठीक है। AB और CD कॉन्ग्रुएंट अगर कहना है आपको तो AB और CD को कॉन्ग्रुएंट कहने के लिए आपको ऐसे शो करना होगा, पहले तो आप इक्वालिटी बना लीजिए और उसके बाद ऐसा उल्टा S टाइप का, है ना, इस तरीके का सिंबल आपका बनेगा और दैट विल बी कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये जो अब हम कह सकते हैं कि AB एंड CD आर टू कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स, है ना। तो इसी तरीके से आपका ट्रायंगल के लिए भी होगा, जैसे आपने कहा कि ये आपका सपोज ट्रायंगल है और ये किसी दूसरे ट्रायंगल PQR के, है ना, यहाँ पे आपका A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR अगर आप कहना चाहते हो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इनके तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स आपकी सेम है, तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स आपकी सेम है, अगर ऐसा आप कहना चाहते हो तो ABC और P, अब आपको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि किस ऑर्डर में आप लिख रहे हो। ऑर्डर से सेंस क्या है कि सपोज A को मैंने P पे रखा, B को मैंने Q पे रखा, C को R पे रखा, है ना, ऐसे उठा करके ऐसे प्लेस किया, तब तो आपको लग रहा है कि दोनों चीजें एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करेंगी।
बट अगर सोचो मैं ए को उठा के क्यू पे रख दूं, ठीक है, ए को उठा करके मैंने क्यू पे रख दिया, तो फिर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा कि नहीं भाई? ए को उठा करके मैंने क्यू पे रखा और उसके बाद फिर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा भाई, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा बी और यहाँ पे हो जाएगा सी, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया है कि नहीं है? तो ए बी अब थोड़ी ना ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप कर पा रहे हैं, एग्जैक्टली कवर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए अगर दो ट्रायंगल्स में हम दिखा रहे हैं तो उनके वर्टाइसेस हम किस ऑर्डर में लें, ठीक है? मतलब अगर हम ये कहते हैं यहाँ पे कि एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यूआरपी, तो वो बात गलत हो जाएगी, बिकॉज देन अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर मैं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल क्यूआरपी की बात करता हूं कि ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब ऐसा होने लगेगा कि ए क्यू, ठीक है, ए को क्यू से और बी को उठा करके आर पे रखा, सी को उठा करके पी पे रखा, है ना, और वो दोनों कवर हो जाएंगे, एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो ऐसा तो नहीं हो रहा ना, ए को क्यू पे रख दिया, बी को आर पे रख दिया और सी को पी पे रख दिया, ऐसा करके तो नहीं कवर हो रहे हैं। तो जिस तरीके से कवर हो रहे हैं वही चीज हमें लिखनी होगी। हम इसको ऐसे अगर लिखना चाहें कि ये दोनों सेम है तो ये बात गलत हो जाएगी। आपका ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किस ऑर्डर में आपकी चीजें अरेंज होने वाली हैं। तो एबीसी अगर आपको यहाँ पे कहना है कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ऐसा बोलेंगे आप, ठीक है? अब जब आप इस तरीके से लिखोगे तो इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या हो गया, अब आप देखिए। इसका मतलब ये हो गया भाई, दो ट्रायंगल्स में हमने क्या कहा था कि तीन आपकी लेंथ ऑफ साइड्स हैं और तीन आपके पास वर्टाइसेस हैं जहां पे आप एंगल मेजर करते हो, ठीक है? ये सब आपके सेम होने चाहिए। तो ये बात कहने का मतलब ये हो गया ऑर्डर इंपॉर्टेंट होने की वजह से कि आपका एंगल ए एंगल पी के बराबर हो। सिर्फ ये बात अगर हमने कह दी तो यहां से सोचो क्या क्या चीजें हम डिड्यूस कर सकते हैं कि आपका एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा। क्या होगा? एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा। एंगल बी आपका एंगल क्यू के बराबर होगा, ठीक है? एंगल बी आपका एंगल क्यू के बराबर होगा और एंगल सी आपका एंगल आर के बराबर होगा, ठीक है? एंगल सी आपका एंगल आर के बराबर है। तो ए आपका पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है और सी आपका आर के बराबर है ये एंगल, ठीक है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है पार्ट समझना। साथ में ही आप लेंथ ऑफ साइड्स पे भी कमेंट कर सकते हो, जैसे यहां पे पहली दो चीजें ए बी लिखी हैं, ठीक है? तो दो वर्टाइसेस ए बी के बीच की डिस्टेंस जो होगी वही पी क्यू के बीच की होगी, है ना? तो यहां पे क्या मतलब हुआ कि ए बी लेंथ आपकी पी क्यू के बराबर होगी। ऐसे ही आप बीसी लोगे तो यहाँ क्यू आर मिलेगा, तो बीसी के इक्विवेलेंट आपको इधर क्या मिल रहा है? क्यू आर मिल रहा है। और इसी तरीके से एसी जब आप लोगे तो पी आर मिलेगा। तो ये ऑर्डर लिखना इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर किसी अदर ऑर्डर में लिखा होता, सपोज ऐसा लिखा होता कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यूआरपी, तो उस केस में क्या सिचुएशन होती? वहां पे होता कि एंगल ए और एंगल क्यू बराबर है, एंगल बी और एंगल आर बराबर है, ठीक है? एंगल सी और एंगल पी ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हो जाता। फिर इसी तरीके से और क्या होता, यहां लेंथ मिलती आपको ए बी, तो यहां लेंथ मिलती उसके करस्पॉन्डिंग क्यू आर, ठीक है? यहां पे अगर हम बीसी फोकस करते तो यहां मिलता आर पी, तो बीसी इज इक्वल टू आर पी। और इसी तरीके से एसी इज इक्वल टू क्यू पी, तो एसी इज इक्वल टू क्यू पी, ठीक है? तो यहां से आपकी ये 6 चीजें डिड्यूस हो जा रही हैं। तो ये डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर जो लिखना है वो ऑर्डर लिखना समझना अपने लिए इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे। यहाँ पे तो कोई खास इश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका मैटर करता है बिकॉज यहाँ पे आपके 6 एलिमेंट्स हैं जिनमें कौन सा किसके इक्वल है आपस में, ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो लास्ट का क्वेश्चन हमने पढ़ा है, ठीक है, कि हमने अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ था ट्रायंगल एबीसी और इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने कमेंट करने शुरू कर दिए थे कि एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एक तरीके से, है ना, एंगल ए जैसा फर्स्ट फिगर में है वैसे ही दूसरे फिगर में एंगल P काम करेगा। जैसे पहले फिगर में एंगल B है वैसे ही यहाँ एंगल Q काम करेगा, जैसे यहाँ एंगल C है वैसे ही यहाँ पे एंगल R काम करेगा। और
जैसे वहां पे साइड है AB वैसे यहाँ पे PQ साइड होगी, जैसे वहां BC है वैसे यहाँ पे QR साइड होगी, और जैसे हमारी AC साइड है वैसे ही यहाँ पे PR साइड होगी। ये चीज को जो हमने स्टैब्लिश करके लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं CPCT, शॉर्ट में CPCT। इसका मतलब क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। क्या बोलते हैं हम? पहले देखिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है, ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो दो अलग अलग ट्रायंगल्स थे ABC और PQR, ये उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, मतलब जैसा ये पार्ट है वैसे ही यहाँ पे उसके इक्विवेलेंट एक तरीके से दूसरे फिगर में PQ है। जैसे BC है उसके इक्विवेलेंट इधर QR है, जैसे AC है उसके इक्विवेलेंट इधर PR है, और सिमिलरली आपके सारे एंगल्स हैं। इस चीज को हम CPCT बोलते हैं शॉर्ट में, है ना। क्या है ये? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन और कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पे मीनिंग आपका एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपने जो सुना होगा ASA है, SAS है ना, ये सारी चीज ASA है, ये सारे थ्योरम्स क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इनफैक्ट स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल।